नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी मौसम है, चुनावी चर्चाएं चारों तरफ सुनते हैं और हरियाणा की बात करें तो कहीं 5-5 की बात हो रही है, कहीं 6-4 की बात हो रही है। आज हम ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो पूरे हरियाणा की नब्ज़ समझते हैं, वोटर की नब्ज़ समझते हैं और पूरे हरियाणा में घूमकर उन्होंने जाना है कि हरियाणा का राजनीतिक माहौल क्या है, किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वो विशेष चर्चा करेंगे उनके साथ में हम और वो बताएंगे आखिरकार उनके हिसाब से उनकी जो कैलकुलेशंस हैं, हरियाणा का रिजल्ट्स किस तरह का रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं वीके शर्मा जी, जो पूरे हरियाणा में इनके शिष्य हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं कॉलेज से और पूरे हरियाणा में इनका दखल है, हर कोने में इनका शिष्य मौजूद है और पूरे हरियाणा में जगह जगह घूमकर इन्होंने चुनावी माहौल को समझा है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। शर्मा जी नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा आपके साथ करेंगे। आखिरकार हम हर सीट की चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि आप पूरे हरियाणा को समझते हो। तो उसी तरह से हम पहली सीट जो हमारी सिरसा है, तो सिरसा क्या कहता है? सिरसा हरियाणा का वो भूभाग है जिसका संस्कृति तो पंजाब से मिलती है और पंजाब के भी मालवा के इलाके से, जिसके अंदर ज़मींदारी का हिस्सा ज़्यादा है। जो कृषक किसान है उसकी हिस्सेदारी कम है। दूसरा, वहाँ का जो वाणिज्य वर्ग है, जो व्यापारी अधिक है और राजस्थान के माध्यम से सिंध और पाकिस्तान तक वो किसी समय व्यापार किया करते थे, तो उनका व्यवहार उसके अनुसार व्यापारी अधिक है। तीसरा, बड़े बड़े फार्म होने की वजह से और अधिक पैसा होने की वजह से महंतों के अड्डे और उनके आश्रमों का ये स्थान है जिसमें धार्मिक रूप से लोग ज़्यादा अधिक आकृष्ट उनकी तरफ रहते हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियों के कोई भी केंद्र जहाँ कहीं भी आप भारत के अंदर पाएंगे, उनके अंदर आज राजनीति घुस चुकी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक वातावरण को वो प्रभावित यदा-कदा करते रहे हैं। जितनी खूबियां आपने बताई सिरसा की, अब ये सारी खूबियां किस कैंडिडेट तरफ रुझान है इनका? लड़ाई केवल दो कैंडिडेट के अंदर है, एक जो कांग्रेस है और दूसरा जो भाजपा के हैं। और दोनों ही कांग्रेस के हरियाणा के पूर्व प्रधान रहे हैं, दोनों ही एमपी रहे हैं, हरियाणा से संबंधित रहे और हरियाणा की इस मरुभूमि के वो कभी भी निवासी नहीं रहे, इसलिए दोनों ही बाहरी हैं। दोनों ही बाहरी हैं। और लड़ाई आम तौर पे सिरसा के अंदर जाट परिवार के अंदर छुटाला परिवार के साथ रही है। छुटाला परिवार इस समय क्योंकि बटावा है और वो एक जगह पर केंद्रित नहीं है, इसलिए जो घर हैं वो बट गए हैं, मोहल्ले थोड़े इकट्ठे हैं और जो नगर है सिरसा और बड़ी प्रतिनिधि संस्थाएं जो हैं वो एकमात्र केंद्र की तरफ देख रही हैं, राज्य की तरफ नहीं देख रही। इसलिए जो भी सिरसा का राजनीतिक मंच है वह जिस तरह भारत का मंच है उसकी तरफ अधिक आकृष्ट होगा और मोदी जी के अनुसार अंततः इसका फैसला होगा। तो आपका मानना ये है कि भाजपा सिरसा में जीतने जा रही है? आज के दिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरी अभी 2 दिन पहले भी मेरे पुराने साथी मिस्टर कैसम खुराना ये वहाँ रहे हैं और वहाँ के नेशनल कॉलेज सिरसा के भी प्रधान रहे हैं और उनके अनुसार वो सिरसा के क्योंकि प्रतिनिधि काउंसलर भी रहे हैं, उनके अनुसार ये विचार है कि अभी तक, ये 2 दिन पहले की बात है, अभी तक जो भाजपा है वह कांग्रेस से ऊपर नहीं आ पाई, पीछे है। परंतु क्योंकि स्थिति ऑल ओवर हरियाणा और भारत के अंदर आखिरी दिनों में चेंज हो रही है और जो सुप्त प्राय राजनीतिक रूप से जो वातावरणिक समुदाय होता है, जो फसल को देखता है लहराती हुई, वह लहराने वाला जो वातावरण का, राजनीतिक वातावरण का जो प्रेमी है वह अब बदल रहा है और वह
आखिरी इलेक्शन के दिन तक आते आते वह आपके साथ, कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, वो भाजपा के साथ जाएगा और वह वोट मोदी जी का ही होगा। तो ये डिसाइडिंग होगा वो डिसाइडिंग होगा और इस रूप से वो आखिरी रूप से वह सिरसा भी भाजपा के साथ भाजपा जीत सकती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जिस सीट को पहली सीट हम मान रहे थे, पूरी चर्चाएं हैं राजनीतिक हलकों में कि सिरसा एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर आखिरी समय आते आते वहाँ भाजपा जीत जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जो आपको इसका आधारभूत चीज़ बताई है उसका कारण है, मैंने आपको एक पंजाबी समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वहाँ का। अच्छा, वहाँ अशोक तंवर कमज़ोर किस वजह से हैं? अभी जो बात करें हाल फिलहाल की। अशोक तंवर जो है वह भी कांग्रेस के हैं और जो दूसरी हमारी वहाँ की हमारी शैलजा जी, वो भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। दोनों के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक कार्यकलापों के बारे में लोग परिचित हैं, इसलिए उनको अपने इस वातावरण से, जो वैचारिक वातावरण है उनके अंदर, जो उनकी प्रति जो उनके विचार दूषित या प्रदूषित हैं, उनसे उठने के में समय लगेगा और वो समय लगने के कारण ही ये दिन है। और उस पर प्रभाव इस समय राजनीतिक वातावरण जो भारत का बनकर उभर कर आ रहा है, उस वजह से वह प्रतिबिंबित होगा और वो जागेंगे। और यही वजह है कि अब प्रत्येक घंटे जो भाजपा है वो भारी पड़ रही है। दूसरा एक और कारण है, क्योंकि भाजपा और उत्तर भारत, यह लेटली आप सबको, क्योंकि आप तो इस फील्ड के हैं, राजनीतिक उस शब्द को समझते हैं, ये अब जो वातावरण है असली जो होता है वो आखिरी 48 घंटे होते हैं, जो बहुत क़यामत के होते हैं। क़यामत की रात है। तो वो क़यामत के जो घंटे हैं वो राजनीतिक विचारों को एक तरफ कर देते हैं और यह वो हवाएं हैं जो झंझनाहट के साथ फैलती हैं और ज़रा सा झोंका एक तरफ आया तो वो बह जाती हैं। मोदी इफेक्ट यहाँ है। अगली सीट की चर्चा करेंगे शर्मा जी। हिसार बहुत हॉट सीट है। चौटाला परिवार पूरा वहाँ, दोनों जो धड़ों बट गया है वो वहाँ मैदान में है। जेपी है और वहाँ से बीजेपी के रंजीत चौटाला हैं, वो भी चौटाला परिवार से हैं। उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हिसार हमेशा ही जो व्यक्ति वहाँ से हमेशा आगे आए हैं, चाहे वो जेपी का रईस था या उससे पहले जो कांग्रेस के बड़े बड़े वहाँ के दिग्गज थे वो आते थे, उन सब का आधारभूत सिद्धांत एक वहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्तित्व। हिसार ज़िला और हिसार प्रमुखतया पुराने पंजाब से भी एकमात्र ऐसा हरियाणा का हिस्सा था जो समृद्ध था और जो वाक्पटुता में और बुद्धि के कौशल के अंदर, जहाँ के व्यक्तियों ने हरियाणा में और पूर्व पंजाब के अंदर अपना व्यक्तिगत स्थान राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बनाया था। इसलिए वहाँ का जो वातावरण है वो सिरसा से अलग है। सिरसा का जो वातावरण में, जैसे मैं आपको बताया, वो वाणिज्य व्यापार और खेती बाड़ी, जिसके बड़े बड़े खेत हैं उनके ऊपर आधारित, जमींदार का था, महंतों का। जो हिसार है ये मिडिल क्लास का है और ये मिडिल क्लास का जो इफ़ेक्ट था उस पर एक ही व्यक्ति का, जो एक ही परिवार ने, चौटाला परिवार की मुख्यतः आपस में अंदर लड़ाई थी, उसको काउंटर केवल अब हुआ है जाके पिछले कोई 72 घंटे से, जबकि भजन लाल परिवार खुल के रंजीत चौटाला के साथ आ गया है। और दूसरा, जो रंजीत चौटाला भी हैं वह स्वयं भी चौटाला परिवार के अंदर एक लिबरल राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में आम व्यक्ति के प्रति जाने जाते हैं। सर्व स्वीकार एक तरह से हैं वो। हाँ, हर एक से मेलजोल है उनका और हर एक के साथ उनका व्यवहार एज ए मिनिस्टर भी ठीक रहा जब भी वो पावरफुल रहे, और आज भी वह अच्छे मानव माने। आपका मानना ये है हिसार पे भाजपा मजबूत है? इस भाजपा सीट नाउ, और ये जिस दिन ये इसमें भजन लाल ग्रुप ओपनली इनको सपोर्ट करने लग गया, उस दिन से सुरक्षित हो गई।
अच्छा, तीसरी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। यहाँ बड़ा पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर धर्मवीर सिंह भाजपा के प्रत्याशी जाट समुदाय से हैं और कांग्रेस ने यहाँ अहिर जाति के जो रावदान सिंह को उतारा है। तो यहाँ भी बड़ी कांटे की टक्कर है। इस बार एक तरह की आवाज़ है अहिरों में कि उनके 2 सांसद हो जाएंगे अगर रावदान सिंह जीत जाते हैं। और जाटों में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ कांग्रेस हुड्डा का प्रभाव होने की वजह से उनको प्लस कर रही है। आपकी क्या राय है इसको लेके? अहीरवाल के कैप्टन अजय और राव इंद्रजीत 2 ही नेता हैं और अहीरवाल के अहीर सारे चाहे हरियाणा में कहीं भी हों वह उन्हीं को फॉलो करते हैं। नंबर 1 उनमें है राव इंद्रजीत, अनक्वेश्चनड लीडर है। भिवानी और उसके बाद जो स्वयं गुड़गांव क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में अहीरवाल में राव इंद्रजीत की इस समय चलती है और वो चलाई जा रही है। जो उसके अंदर नया लिबरल एलिमेंट जो यूथ आया है वो भूपेंद्र यादव की वजह से, जो लेटली जिन्होंने हरियाणा राजनीति के अंदर और ख़ास तौर पे यादव राजनीति के अंदर पदार्पण किया था, उनकी वजह से पुनः वो फिर एक बार चेंज हो गया है। तो आपका मानना ये है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी भाजपा सेफ है भाजपा के? सेफ है भाजपा के लिए। और विशेषतया बंसीलाल परिवार का रुष्ट होना और किरण जी का आराम से बैठ जाना, एक्टिव ना होना, यह इसको सुदृढ़ कर रहा है भाजपा को। मैं स्वयं क्योंकि भिवानी ज़िले से हूँ, भिवानी का हूँ, मैं वहाँ के वातावरण को पूर्णतः समझता हूँ, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर आल्सो, एंड एज ए प्राउड ऑफ सोसाइटी आल्सो। और मैं लगातार उस इलाके के अंदर इन टच हूँ और भिवानी इज़ सेफेस्ट सीट फॉर भाजपा। शर्मा जी, अगली सीट, चौथी सीट है करनाल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ से मैदान में है और भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। आप किस तरह देखते हो करनाल को? करनाल मुख्यतः शहरी सीट है और करनाल के जो पूर्व प्रतिनिधि थे जो लगातार वहाँ से रहे, अरविंद शर्मा, वो क्योंकि भाजपा के इस समय रोहतक से कैंडिडेट हैं, उनको करनाल के जो ब्राह्मण सपोर्ट और अर्बन एरिया के अंदर एलीट की सपोर्ट जो किसान लीडरों की थी वो करनाल के अंदर थी और रोहतक के अंदर पंजाबियों की लीडरशिप की सपोर्ट उनको चाहिए थी जो पिछली बार और उसके बाद 5 साल के अंतराल में उनके साथ कम थी। क्योंकि अरविंद शर्मा भी मेरे विद्यार्थी रहे और मैं उनका सियासत को पिछले 5 इलेक्शन से अच्छी तरह नज़दीक से देखा है। अरविंद शर्मा का खुल के सपोर्ट खट्टर साहब को करना और पंजाबियों का एकमात्र लीडर खट्टर साहब का होना, ये हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य का एक स्वर्णिम काल है। इसलिए खट्टर साहब का वहाँ जीतना, उनका अपना एक स्टेटस होना मुख्यमंत्री के नाम से, और अब भी उनका ये पंजाबियों में और वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके मन के अंदर ये होना कि ये हमारे एकमात्र ऑनेस्ट लीडरशिप है जो उन्होंने दी है, पंजाबियों ने आगे की है, तो उनकी सपोर्ट में वो जीतेंगे, कोई इस संबंध में संशय नहीं है। अगली सीट आती है शर्मा जी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का महाभारत क्या कह रहा है? कुरुक्षेत्र का महाभारत जो है वो ओबीसी के अधीन है और ओबीसी के अधीन वहाँ ब्राह्मण जो है वो ओबीसी इकट्ठा है, ब्राह्मण और ओबीसी दोनों वो इकट्ठे पूरे पूर्ण रूपेण है और इस समय वो बनिया उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो ये तीनों चीज़ों का जो समागम है यह सेफ सीट कर भाजपा के लिए उन्होंने कर दी है। क्या अभय चौटाला का इसमें कोई रोल है? जैसे अभय चौटाला जाट वोट, अभय चौटाला जो है उसका कोई रोल नहीं है। अभय चौटाला का नेगेटिव रोल है फॉर अर्बनाइट्स। नहीं, जैसे वोट काट रहे हैं वहाँ पे, अभय चौटाला कोई विशेष वोट नहीं काट रहे, वो अगर काट रहे हैं तो वो सिर्फ जो है कांग्रेस के काट रहे हैं और जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोट है वो इंटैक्ट है। अगली सीट है अंबाला। अंबाला को लेके क्या सोचते हैं? अंबाला जो सीट है वो हमेशा ही वो ट्रेडिशनली वो तकरीबन हवा के साथ रही है, क्योंकि वहाँ का जो मेन वो सीट का जो उसका इलेक्ट्रल कॉलेज आप जैसे कहते हैं उसको देखेंगे तो 6 लाख के करीब ब्राह्मण हैं
इतना बड़ा ब्राह्मण बैंक कहीं नहीं है। मेन राजनीतिक शब्द पे जो है हरियाणा के अंदर वो परिदृश्य में ब्राह्मण इफ़ेक्टिव नज़र नहीं होता, क्योंकि रोहतक ज़िला और ये ख़ानदानी जो जाट और ख़ानदानी ब्राह्मणों का जो इलाका है, रोहतक, जींद, झज्जर, इस इलाके के ब्राह्मण और उनके अंदर सारस्वत और गौड़ ब्राह्मणों का जो चक्कर है वो पंजाबियों के साथ माने गए। इसलिए पंजाबी और ब्राह्मण वहाँ का इकट्ठा है और वह एकजुट होकर इस समय भाजपा यहाँ भाजपा के साथ है। अच्छा शर्मा जी, एक बड़ी हॉट सीट रही पीछे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से खुद चुनाव लड़े सोनीपत से और करीब 2 लाख वोटों से वो हारे वहाँ से। इस बार वहाँ कांग्रेस ने बड़ा खेल खेला है, वहाँ जो अपना कैंडिडेट उतारा है वो भी ब्राह्मण है और भाजपा के ब्राह्मण हैं। तो यहाँ क्योंकि उस जो कांग्रेस के ब्राह्मण हैं वहाँ जाट वोट का उनके साथ जुड़ना, तो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कैंडिडेट है बहुत मजबूत है। जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, जिस तरह के एक राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं हैं, तो आप सोनीपत को लेकर क्या आपका कैलकुलेशंस हैं? सोनीपत का पहला इलेक्शन मेरे को आपने याद दिला दिया, जब डॉक्टर अरविंद शर्मा स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में पहली बार इलेक्ट हुए। उस जाट डोमिनेटिंग एरिया के अंदर किसी यंग ब्राह्मण का इंडिपेंडेंट रूप से एमपी बन जाना बड़ी भारी बात थी। केवल मात्र 2 ही कारण थे। पहला कारण था कि जाट जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाया, और दूसरा था कि वहाँ की डेवलपमेंट के अंदर एक नई आशा की किरण अरविंद शर्मा ने दी थी। अब सोनीपत का जो ब्राह्मण है वो बड़ोली के साथ चलेगा। जो बाहरी और लोकल का कोई इस पर इशू आ रहा है? जो वहाँ की नई अर्बन एरियाज़ डेवलप हुए हैं, कॉलोनीज़, जो सोनीपत एरिया के अंदर जो नए कॉलोनीज़ डेवलप हुई हैं, अर्बनाइजेशन हुई है, उसका सारे का सारा जो वोट बैंक है वो ट्रेडिशनली भाजपा का है, वो जाट का नहीं है, वो मिक्स जातियों का है। तो इसका मतलब ये है मेजर एक वहाँ का इलेक्ट्रल कॉलेज का हिस्सा है। दूसरा, वहाँ का जो जाट है वो बहुत समझदार जाट है, और वो ये जानता है कि ये जो इस समय भाजपा की लड़ाई और जो कांग्रेस की लड़ाई है वो राज्य की लड़ाई नहीं है, केंद्र की लड़ाई है। तो वो केंद्र के अंदर अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, इसलिए वो बड़ोली के साथ जाएंगे, ब्रह्मचारी के साथ नहीं जा रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपना लीडर मानते हैं, जाटों में एक तरह से लीडर उन्होंने मान लिया है, तो कहीं ना कहीं वो हुड्डा साहब को मजबूत करना चाहते। तो इस तरह की बात आई कि जाट जो है मैक्सिमम जो है कांग्रेस तरफ जा रहा है। मैं आपको एक आई वांट टू ब्रेक द आइस टू यू। हुड्डा साहब और भाजपा, इनके आंतरिक रूप से मतभेद दूर करने की प्रक्रिया पिछला 1-1.5 साल चलती रही, जो आम जाट लीडर्स को पता है। इसलिए दूसरा, जो हुड्डा साहब नेगोशिएट करते रहे अपने ऊपर, जो उनके ऊपर लैंड डील्स के अंदर और जो गांधी परिवार के साथ जो दूसरी थी, उनको बचाने के लिए अपने आप को भी, वो भाजपा के केंद्रीय उनसे हमेशा तो इससे जाट बट रहा है। जाट जो है वो बट रहा है, और वो अंदर से जो हुड्डा के भी सपोर्टर हैं वो पर्टिकुलरली जो है वो भी इस समय वो आधे वो हुड्डा साहब को छोड़ चुके हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ भाजपा मजबूत है। अगली सीट रोहतक आती है, सबसे हॉट सीट, जहाँ पिछला चुनाव अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी गढ़ में करीब 7,000 वोटों से हराया, और इस बार बता रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सेफ सीट है। इसको लेके आप कैसे, और अरविंद शर्मा जो कि निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है, वो मैदान में है दोबारा भाजपा की तरफ से, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अरविंद शर्मा जी मेरे तो विद्यार्थी हैं, आई एम प्राउड ऑफ इट, और अरविंद शर्मा के हर इलेक्शन को मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है, उनके अंदर एक बहुत गुण है, वो स्माइलिंग पॉलिटिशियन है। दूसरा, वो साइलेंट पॉलिटिशियन है। ये 2 गुण होने आवश्यक हैं, और ये 2 गुण होने इसलिए आवश्यक है रोहतक एरिया के अंदर, जहाँ का आम पॉलिटिशियन है
जो वॉलेटाइल है बोलने में और लड़ाई लड़ने में, और वो प्रखर रहता है, प्रमुखता है, वो बोल देता है जो उसके अंदर है। इसलिए वहाँ का जो सारी जातियाँ अदर देन जाट एंड ब्राह्मण, रोहतक के दोनों ही असर्टिव वो ग्रुप में हैं। दूसरी सारी जातियां इनके सामने दबी रही हैं और वो अपने मन की बात नहीं बताती। हरियाणा के अंदर रोहतक पर्टिकुलरली ब्राह्मण टोटल इस समय इसके साथ है। 36-1 का चुनाव, 35-1 का। मैं आपसे इससे पूर्व भी हम एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जिला ब्राह्मण सभा के दफ्तर में, तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, जब सारे कह रहे थे कि वो हारे पड़े हैं, तो मैंने ये कहा था कि 1,46,000 से लेकर 1,52,000 तक ये आज गिन लेना, ये बात को 10-12 बड़ा एक्यूरेट आंकड़ा दे दिया आपने। इसके बीच के इससे ऊपर बढ़ सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। आज के दिन किलोई और ये सारा इलाका, बादली का इलाका थोड़ा कमज़ोर था, वो हो चुका है, अब पूरा कंपेंसेट हो गया है। ख़ास तौर पे जो किलोई है वो तो जाएगा हुड्डा के साथ। हालांकि एक दूसरा हुड्डा उन्हीं के गांव का, वो उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यादव बेल्ट टोटल इस समय जो कोसली की, वहाँ इंद्रजीत का कोसली की, वो यादव बेल्ट टोटल इस समय, पिछली बार भी 72% वोट वहाँ का गया था और अब के बार वो 85% जाएगा कास्ट वोट का। इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है क्योंकि यादव भी उनके साथ है, टोटल पंजाबी भी उनके साथ आ चुका है और वो खट्टर साहब और पंजाबी ग्रुप ने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उनके साथ रहना अब निश्चित कर लिया है। अदर कास्ट जो हैं, सैनी और दूसरे जो हैं, वो साइलेंट हैं और टोटल इनके साथ है, क्योंकि सैनियों की और जाटों की पिछले इलेक्शन में भी लठ बजे थे और इनकी लड़ाइयाँ हुई थी और उस वजह से वो आज भी एंटी जाट हैं और वो इनके साथ नहीं जाएंगे, हुड्डा साहब के साथ, और इसलिए ये उसके जीतने का कारण है। तीसरा, पढ़ा लिखा होना, सौम्य होना और एक ऐसे स्वभाव का व्यक्ति होना जो उन्हीं के इलाके का है, वहीं की संतान है, दोनों, इसलिए वह इनसे एक एज ऊपर हो जाता है। आखिरी, क्योंकि ये लड़ाई केंद्र की लड़ाई है, भूपेंद्र मोदी फैक्टर है यहाँ पे। मोदी फैक्टर। अगली सीट शर्मा जी गुरुग्राम हमारी एक सीट है जहाँ से राव इंद्रजीत मैदान में है और कांग्रेस ने भी यहाँ से एक सोच समझ के कैंडिडेट उतारा। राज बब्बर पंजाबी समुदाय से हैं और पंजाबी वहाँ बहुतायत संख्या में गुड़गांव में है। मेवात उसको प्लस कर रहा है क्योंकि मेवात से हमेशा कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आता है, लीड लेके आता है। तो इस बार गुड़गांव की तस्वीर कैसी रहने वाली है? गुड़गांव जो है मल्टीपल टाउन है, अब इंडिया इन मिनिएचर है। अब वो कास्ट फैक्टर नहीं करती क्योंकि मेन पॉपुलेशन गुड़गांव है और गुड़गांव जो है उसके अंदर बाहरी लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो इस समय इंटैक्ट इंडिया को और स्ट्रॉन्ग इंडिया को चाहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग, इसलिए उनका टोटल वोट जो है कास्ट के अंदर नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ भी सुरक्षित है भाजपा के लिए? सुरक्षित है और राज बब्बर बाहर का कैंडिडेट है और राव इंद्रजीत अहीरवाल का एकमात्र इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है, इसलिए वो जीतेंगे। भाजपा की सेफेस्ट सीट है। अब हम फरीदाबाद पे आते हैं। फरीदाबाद में हम बैठे हुए हैं और फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में देहात की बात करें तो देहात पे कृष्णपाल गुर्जर भाजपा के प्रत्याशी, बहुत ज़्यादा विरोध है उनका, चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। और वहीं महेंद्र प्रताप बुजुर्ग हैं और बिना मांगे टिकट मिली उनको। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता चुनाव लड़ रही हो, जिस तरह से, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में वो अपना चुनाव लेके चल रहे हैं। शहर में भी वोटर साइलेंट है, कुछ अभी कुछ खुल के नहीं आ रहे हैं और गर्मी की तपिश ये कह रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहेगी। तो क्या यहाँ चुनाव जो है पहले जैसे करीब 6.5 लाख वोटों से कृष्णपाल जीते चुनाव यहाँ से, लेकिन इस बार बहुत टफ मुकाबला है, पसीना बहा रहे हैं वो। तो क्या यहाँ चुनाव भाजपा के विपरीत जा रहा है या उसी तरह से जो पूरे हरियाणा का जो ट्रेंड आपने बताया है? मेरे निजी मित्र हैं महेंद्र प्रताप सिंह, मेरा विद्यार्थी है कृष्णपाल सिंह, दोनों ही मेरे बायां और दायां हैं और मैं स्पष्ट व्यक्ति हूं क्योंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं शिक्षक हूं
सेनेटर रहा यूनिवर्सिटीज़ का, कुरुक्षेत्र का भी और एमडी यूनिवर्सिटी का, इलेक्टेड। मैं आपसे और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ, इसलिए हरियाणा की जो पॉलिटिकल फिशर्स हैं उनको मैं अंदर तक समझता हूँ। महेंद्र प्रताप सिंह एक रिफाइंड पॉलिटिशियन हैं, परंतु इस समय अराष्ट्रीय पार्टी के साथ संबंधित है। कृष्णपाल साइलेंट, कम बोलने वाला व्यक्ति है, इस समय मिस रिप्रेजेंट हुआ पड़े हैं किसी षड्यंत्र की वजह से या किसी और कारण से, परंतु एक ऐसी पार्टी के अंदर जो सुसंस्कृत पार्टी है। महेंद्र प्रताप सिंह सभ्य पार्टी में है और सभ्य और सुसंस्कृत के अंदर आप अंतर समझते हो। सुसंस्कृत वह है जो राष्ट्र के साथ चलता है, जिसके अंदर धर्म और मर्यादाएं निश्चित होती हैं, और सभ्य वह है जो समय के अनुसार बदलता है, उसका उद्देश्य कल्चरल नहीं होता। इसलिए दोनों के अंदर अंतर के अंदर वही अंतर आप उनके इलेक्टरल कॉलेज के अंदर देख रहे हो। फरीदाबाद का जनमानस आमतौर पर चुप्पी साधता है। पिछली बार भी जब कृष्णपाल जी इलेक्शन के अंदर गए थे तो उससे पहले अखबारें और मीडिया के अंदर, गांवों के अंदर विरोध था, बहुत विरोध था, परंतु वो अनपेक्षित, लेकिन इस बार विरोध ज़्यादा है। अनपेक्षित उस वजह से आए। अब इस बार विरोध इसलिए भी ज़्यादा है कि दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं। नहीं, विरोध इससे पहले दूसरा जो मैनिपुलेशंस हैं वो ज़्यादा है। आम व्यक्ति इलेक्ट्रल कॉलेज का जो है, बिल्कुल गुड़गांव जैसी ही सभ्यता यहाँ विकसित हो रही है। जो इंडिया इन मिनिएचर है वो फरीदाबाद के अंदर भी है। मेन डिपेंड करेगा जो अर्बनाइजेशन हुई है वो वोट किधर जा रहा है, फ्लैट्स का, अर्बन डेवलपमेंट की एरियाज़ का, उनका वोट किधर जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज कहीं, वोटिंग परसेंटेज जो है गांव के अंदर ज़्यादा होती है, शहर के अंदर कम होती है, आम तौर पे देखा गया है। परंतु इस समय वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी। अब भी आप देखेंगे फरीदाबाद से, मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लेना। हार जीत कितने अंतर से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि 2 लाख का फ़र्क पड़ेगा, 6.5 से 4.5 पे आ जाएगी। इतना ही महेंद्र प्रताप सिंह के निजी व्यक्तित्व का इस इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो आप जिता रहे हैं यहाँ? कृष्णपाल सिंह को जिता रहा हूँ, क्योंकि कृष्णपाल सिंह नहीं जीत रहे, ये भाजपा जीत रही है, और भाजपा भी नहीं जीत रही, ये मोदी जीत रहे हैं, और मोदी भी नहीं जीत रहे, ये हिंदूवाद जीत रहा है। तो मोदी मैजिक पूरे हरियाणा में चल रहा है, आपका यही है। आप सुन रहे थे वीके शर्मा जी, कोई जाने पहचाने चेहरा है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और हरियाणा के हर कोने में इनको लोग जानते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो, नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, क्योंकि प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए कॉलेज से। राजनीतिक लोग जो हैं, चाहे वो पक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे विपक्ष में लड़ रहे हैं, सब इनके शिष्य हैं, कोई मित्र है। और बड़ी बेबाकी से इन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी, अगर इनके परिप्रेक्ष्य से, शर्मा जी के परिप्रेक्ष्य से मैं बात करूं, तो हरियाणा में बीजेपी 10 से 10 की सीट जीतने जा रही है। एक थोड़ी सी गुंजाइश सिरसा में ज़रूर छोड़ी है इन्होंने, जहां आज अशोक तंवर आज की डेट में पीछे है, लेकिन इनका मानना ये है शर्मा जी का कि समय आते आते अशोक तंवर शैलजा को पीछे छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी भाजपा बाजी मार सकती है। दर्शकों, हमने आपको ये, अगर इस सर्वेक्षण जो हमने जो अभी हमने सारा विश्लेषण आपको दिखाया, सुनवाया शर्मा जी के माध्यम से, वीके शर्मा जी के माध्यम से जो बात सुनी आपने, 4 जून को देखते हैं ये कितनी सटीक बैठती है। और अगर सटीक बैठती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये मुद्दे की बात आप तक ये संदेश पहुंचा रहा है, और हमारी फिर यही रहेगी कि हमने 10 की 10 पे मोहर लगाई थी शर्मा जी के माध्यम से, और वो पार उतर गई। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, अन्य किसी व्यक्तित्व के साथ, किसी राजनीतिक चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।